थैंक यू श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री हरिशंकर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, डॉक्टर ओमकार राय जी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, विजयनाथ पांडे जी, सभी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द महामना मालवीय मिशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बहुत सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया गया है और ये मुझे देख के और भी प्रसन्नता हो रही है कि आज मालवीय मिशन का जो ये पूरी गोष्ठी है, इसमें काशी विश्वविद्यालय का समग्र विकास एक मुख्य एजेंडा है और मुझे लगता है अगर मेरा ये काम आप कर दें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो तैयार करके भाषण देना आता नहीं, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से बात करूंगा। आप जानते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी रुड़की में, जब मैं गया तो वहाँ करीब 2000 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद मैं अमेरिका में कैलटेक पढ़ने गया, हम 2000 स्टूडेंट, और उसके बाद कानपुर आईआईटी पढ़ाने आया तो वहाँ भी उस समय 2000 स्टूडेंट थे, पर मैंने 25 साल के दौरान वो 2000 से काफ़ी बढ़ गए। और उसके बाद मैं आईआईटी का निकल गया तो 90 स्टूडेंट्स थे, और जब मैंने छोड़ा तो 1800 स्टूडेंट्स थे। मतलब कहने का ये है कि जब मैं विश्वविद्यालय में आया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आया, तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट वहाँ छोड़ के आया था उससे ज़्यादा टीचर हैं, और जितने टीचर छोड़ के आया था उससे ज्यादा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। ठीक है ना? और जो 4 विद्यालय जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, रुड़की, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने बहुत नोबेल लॉरेट पैदा की, बहुत नोबेल लॉरेट निकले, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम कानपुर गए, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके बाद गांधीनगर का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और अब एक ऐसे विश्वविद्यालय में आ गए जहां पर सारे विद्या है सिवाय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट वॉज देयर, बट आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के लोग भी हैं, संस्कृत के लोग भी हैं, फारसी भी है, अरबी भी है, फ्रेंच है, डांस है, म्यूजिक है, सब कुछ है इंजीनियरिंग का। ठीक है ना? मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, इतने बड़े विश्वविद्यालय, मतलब स्केल देखिए, है ना? जो व्यक्ति एक छोटे से जिले का जिला अध्यक्ष हो, उसको आप कल प्रधानमंत्री बना रहे हैं या मुख्यमंत्री बनाने राज्य का, ये तो वही वाली बात हो गई। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था जब मुझे मौका मिला। और दूसरी चीज ये है कि किस विश्वविद्यालय का, बड़ा ही विद्यालय नहीं है कुछ, ये बड़ा स्पेशल विद्यालय। और आप अक्सर अपनी गोष्ठियों में बात करते हैं मालवीय जी, आप अक्सर बात करते हैं बीएचयू, पर मैंने आप में से कभी किसी को ये कहते नहीं सुना, पर मैं आज कहूंगा इस बात कि मालवीय जी की 110 साल पहले की जो सोच थी, उसको आज 21वीं शताब्दी के लोगों की सोच से जरा कंपेयर करके देखिए। आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग जो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, उनकी विजन को मालवीय जी के मिशन से कंपेयर करके, हिंदुस्तान में आज इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और उनमें से किसी भी विश्वविद्यालय के, किसी भी यूनिवर्सिटी की विजन मालवीय जी के विजन के सामने 1% भी मुझे नहीं दिखाई दे। ऐसे विश्वविद्यालय की मुझे जिम्मेदारी दी गई, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और एक बड़ा चैलेंज भी था। और मुझसे किसी ने कहा एक बार कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी गोलियां ना चलाई हो युद्ध में और अंदर से डर न लगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा मुझे डर नहीं लगा। ठीक है ना? अभी मेरे पास कोई मिलने आए थे सज्जन,
तो मैंने कहा भाई मैं समुद्र में आया हूँ एक तालाब से उठ के। बोले हाँ यार समुद्री जीव भी बहुत सारे तरह के हैं। आपका तो वेजिटेरियन फिश थी। एक स्केल है। तो मैंने ज्वाइन किया 7 तारीख को, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। किसी ने पूछा मुझसे कि आप तो इंजीनियरिंग के हैं, आप इतने बड़े विश्वविद्यालय में कैसे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं सीखूंगा। मैंने 12.5 साल IIT का मिनट चलाया और मैंने स्टूडेंट्स को बहुत भाषण दिए, कन्वोकेशन देता था, फेयरवेल देता था, वेलकम देता था, स्टूडेंट्स किसी इवेंट में बुलाते थे, जाता था, बहुत भाषण। और मैं उनसे बार बार ये कहता था कि तुम्हारी जो एजुकेशन है वो नौकरी के लिए नहीं है। एजुकेशन का पर्पस तुमको एक लाइफ में मिशन देने का है, जो अपने से थोड़ा आगे, जो समाज के लिए कुछ करे, जो देश के लिए कुछ करे, जो दुनिया के लिए कुछ करे। उसकी एक एस्पिरेशन चाहिए तुम्हारे अंदर जगने की, और उस एस्पिरेशन को लेकर के बैठने से काम नहीं चलेगा। मेरी एस्पिरेशन है मैं एवरेस्ट पर चढ़ जाऊं, यहां तो चढ़ा नहीं जाता। उस एस्पिरेशन का क्या फायदा? मोटिवेशन भी चाहिए, और उस मोटिवेशन को पूरा करने के लिए कैपेबिलिटी भी चाहिए, और उस कैपेबिलिटी को देने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। जब मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं, जब मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं, जब मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं, तो वो जो 3 स्टेप्स हैं, एस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड कैपेबिलिटी। तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस कैपेबिलिटी को दे रहे हैं, लेकिन एस्पिरेशन कंप्यूटर साइंस वाला प्रोफेसर फोर्ट्रॉन की प्रोग्रामिंग सिखा के नहीं देगा, मोटिवेशन नहीं देगा। उसके लिए मुझे एक कम्युनिटी बनानी है, उसके लिए मुझे इकोसिस्टम बनाना है। उसके लिए जो आप लोग जो हॉस्टल में रहे होंगे, यहाँ पर जो हॉस्टल में बातें हो रही थी, जो आपके टीचर्स के साथ आप चाय की दुकान पर बैठ के बात करते थे, जब आप टीचर के घर पर जाकर के बात करते थे, वो एस्पिरेशन और वो मोटिवेशन वहां से मिलता है। तो ऐसा मेरा सोचना था और सोचना है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा किसी ने कि आप इंजीनियरिंग से आए हो यहाँ पर BHU में कैसे? तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि एजुकेशन का पर्पस तो चेंज नहीं हो रहा। जो IIT गांधीनगर में था वो आज हम हमारा उद्देश्य स्टूडेंट है। हम यहाँ पर स्टूडेंट के लिए हैं, स्टूडेंट हमारे लिए नहीं। और स्टूडेंट को हमें खाली फिजिक्स ही नहीं पढ़ानी, खाली इतिहास ही नहीं पढ़ाना, खाली हिंदी नहीं पढ़ाना, हमको उसका समग्र विकास करना है। और विकास से मतलब ये नहीं है कि हम उसको खाली प्लेग्राउंड पर ले, हमें उसके अंदर एक मानसिकता तैयार करनी है कि अपने अलावा भी कुछ सोचना है। खाली नौकरी के लिए नहीं हो, कमाने के लिए नहीं हो, बट कुछ और करना है। और उस करने के लिए फिजिक्स पढ़नी है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने उनसे कही कि किसी भी कॉलेज को, किसी भी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना है तो 3 काम करने हैं। और वो 3 काम गांधीनगर में भी वही थे, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी है, और दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में वही 3 चीजें। विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के और कोई जगह नहीं है, सिर्फ 3 चीजें चाहिए। वो क्या 3 चीजें? प्रायोरिटी अलग हो सकती है। जब आप बच्चे होते हैं तो आपकी अलग प्रायोरिटी होती है, जब आप जवान होते हैं तो कुछ और प्रायोरिटी होती है, जब आप ओल्ड एज होती है तो कुछ और प्रायोरिटी। इसी तरह से जो जवान कॉलेज था, बच्चा कॉलेज था, जब मैंने लिया IIT का, तो वहां पर मेरी प्रायोरिटी अलग। आज मैं एक मैच्योर यूनिवर्सिटी में बैठा हूं, मेरी प्रायोरिटी अलग हो सकती है। लेकिन चीज 3, वो 3 चीज क्या है? पहली तो है कि हमें एक अच्छे टैलेंट बनाना है, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्टाफ, क्लर्क है, टेक्नीशियन है, चपरासी है, सिक्योरिटी गार्ड है, माली है, टीचर है, प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर है, जूनियर प्रोफेसर है, स्टूडेंट है, PhD का स्टूडेंट है, MA का स्टूडेंट। हमको अच्छे से अच्छे लोगों को लेना है, ईमानदारी से लेना है, बिना भेदभाव के लेना है, बिना सिफारिश के लेना है, बिना दबाव के लेना है।
पहली चीज तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने उसमें कहीं भी कोई भी कोताही की, कहीं भी थोड़ी भी कंप्रोमाइज की, तो आप अपने आप को अच्छा विश्वविद्यालय कहने के लायक नहीं। अच्छे विश्वविद्यालय में मेरिट के अलावा कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, इन अच्छे स्टूडेंट्स और टीचर्स को ले आए, अब इनको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। स्टूडेंट को प्लेग्राउंड देना पड़ेगा, क्लासरूम देना पड़ेगा, उसके घर पर अगर पैसे की दिक्कत है तो स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। टीचर को कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बेंगलोर जाने के पैसे देने पड़ेंगे, शिकागो में कॉन्फ्रेंस है तो वहां जाने के पैसे देने, लेबोरेटरी का काम करते हैं तो लेबोरेटरी के लिए केमिकल्स के पैसे देने, इक्विपमेंट के पैसे देने, हमारी बिल्डिंग्स लायक हो कि वहां पर लोग काम कर सकें ठीक से। ऐसा ना हो कि ऊपर से पानी लीक कर रहा है, नीचे से पानी सीप कर रहा है, हमारा फर्नीचर टूटा फूटा है, हमारे टॉयलेट्स काम नहीं करते। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, रिसोर्सेज देने हैं, अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए पैसे देने। सेकंड चीज, बढ़िया लोग चाहिए, दूसरा रिसोर्स चाहिए। इन दोनों से काम नहीं चलता। तीसरा चीज चाहिए, कल्चर चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए कि मेरा टीचर फ्रस्ट्रेट ना हो कि उसका बिल सेंट्रल ऑफिस में पड़ा हुआ है 6 महीने से, 3 बार जाके मांगना, ये नहीं हो सकता। उसका काम स्मूथली होना चाहिए। अगर उसको केमिकल खरीदना है, उसके हेडेक केमिकल खरीदने में नहीं होनी चाहिए, उसको केमिकल को यूज करके अच्छी रिसर्च करके उसको पब्लिश करने में होनी चाहिए। हमारे टीचर को चिंता नहीं होनी चाहिए कि उसकी पे फिक्सेशन सही हुई है कि गलत हुई है। ये हमारा काम है कि पे फिक्सेशन सही हो। अगर किसी ने एलटीसी लिया तो उसका बिल टाइम से जाना चाहिए, उसको पैसे उसके बैंक अकाउंट में समय से मिलने चाहिए, उसका मेडिकल बेनिफिट टाइम से उसको मिलना चाहिए। हमारा कोई नया टीचर आता है तो बाकी टीचर्स उसको वेलकम करें, उसको ये ना कहें कि तुम तो हमारी पार्टी के नहीं हो, तुम तो हमारे ग्रुप के नहीं हो, तुम तो हमारी जात के नहीं हो, हमारी बिरादरी के नहीं हो, या तुम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इसलिए हमारी तुम्हारी बात नहीं होगी, हम तुम्हारे को सपोर्ट नहीं करेंगे कि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मैं तो इनऑर्गेनिक। ये नहीं चलता। हमको कल्चर बनाना। ये 3 चीजें हैं, टैलेंट, रिसोर्सेज, कल्चर। कल्चर कह दीजिए, गवर्नेंस कह दीजिए, इकोसिस्टम कह दीजिए, कुछ भी शब्द कुछ भी कह सकते हैं, बात आप समझ। ये 3 प्रायोरिटी मेरी आईटी करने में थी। ये 3 प्रायोरिटी बीएचयू में रहेगी। इन तीनों का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। आईटी कॉलेज में तो मैं क्या 90 स्टूडेंट थे और मुझे टीचर्स हायर करने थे। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी टैलेंट को लानी। कल्चर का इशू था ही नहीं, वहां पर थे ही नहीं लोग, वहां तो कल्चर बिल्ड करने का मेरे को मौका मिला। मैंने जाते ही वहां पर इशारा कर दिया कि अगर किसी ने कॉलेज का गाड़ी का इस्तेमाल किया प्राइवेट यूज के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेट्रोल का फर्जी बिल निकाला तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है ना? कॉलेज की फोटोकॉपिंग मशीन यूज कर ली प्राइवेट काम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पेपर का फर्जी बिल लगाया तो भैया कल से मत आना, मेरी जरूरत नहीं। ठीक है ना? बिल्ड हो गई कल्चर। हमें 12.5 साल में कोई शिकायत नहीं आई कि किसी ने पैसे मांगे। हमें कोई शिकायत नहीं आई कि किसी ठेकेदार ने कहा हो कि साहब कोई इंजीनियर कमीशन मांगे। एक बार किसी वेंडर ने कहा कि साहब मेरा बिल फंसा हुआ है, मैंने ईमेल लिख दी रजिस्ट्रार को कि किसी भी का भी सैलरी बिल नहीं निकलेगा जब तक इस ठेकेदार का, इस वेंडर का पेमेंट नहीं होगा। मैं खुद कैसे तक भले लूं जब उस आदमी का पैसा नहीं होगा। ठीक है ना? 12.5 साल में कोई वेंडर मुझसे मिलने नहीं आया कि साहब मेरा पेमेंट रुका हुआ है, कोई ठेकेदार नहीं आया, साहब इंजीनियर मुझे तक 1000 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन कराया मैं, कोई शिकायत नहीं, एक भी शिकायत नहीं। ठीक है ना? तो टैलेंट वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, ब्रिंगिंग मनी वॉज सेकंड प्रायोरिटी। 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए मैंने आईटी करने में, एलुमनाई नहीं थे, 100 करोड़ रुपए की डोनेशन इकट्ठी की है 12 साल। ठीक है ना? 40% बच्चे आईआईटी कानपुर के विदेश में गर्मियों में रिसर्च करने के लिए जाते थे, फुल्ली पेड। 40% तो हिंदुस्तान में कोई कॉलेज नहीं कर सकते। तो सेकंड बस हमारी सेकंड प्रायोरिटी थी पैसा, कंस्ट्रक्शन, लेबोरेटरी,
और थर्ड प्रायोरिटी कल्चर। आज जब मैं विश्वविद्यालय में अपने आप को देखता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा टीचर परेशान है, उसके बिल फंस जाते हैं। हमारा स्टूडेंट परेशान है हॉस्टल अलॉटमेंट में, ट्रांसपेरेंसी नहीं। हमें उसको सबसे पहले ठीक करना। हमारे अकाउंट्स में टोटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल ट्रांसपेरेंसी। हमको ईमेल आती है कि साहब हमें मकान नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर मकान बिना सिफारिश के नहीं मिलता है। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। मकान तो मेरिट पर ही मिलना चाहिए, सीनियरिटी से अगर आपने तय किया तो सीनियरिटी से। ये नहीं हो सकता कि आप वाइस चांसलर के साथ चाय पीने चले गए, वाइस चांसलर कह दिया चलो तो था। ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। विश्वास होना चाहिए, हमारे एम्प्लॉइज में को विश्वास होना चाहिए। विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो ईमानदारी से, नेक नियति से काम करेगा। दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी मनी। अभी इशारा किया मैडम ने शायद, मैं जब आया मैंने एक सवाल पूछा कि हमारे विश्वविद्यालय की कितनी बिल्डिंग्स में लेडीज टॉयलेट नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेडीज टॉयलेट के लिए कोई भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता। पुरुषों का वर्चस्व रहा है और हम लोग तो कहीं झाड़ी में भी चले जाते हैं। तो एक लिस्ट आई किस किस बिल्डिंग में लेडीज टॉयलेट नहीं, तो मैंने उस लिस्ट पर लिखा कि जहां जहां है उनमें कितने फंक्शनल हैं। क्योंकि मुझे पता है लेडीज का टॉयलेट तो है लेकिन उसके अंदर टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा हुआ है, इसको गोडाउन बना रखा है, उसके अंदर पानी नहीं है, उसकी ड्रेनेज काम नहीं कर रही है, उसका वॉश बेसिन टूटा हुआ होगा। एक दिन हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पहुंच गए, 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, महामारा के टाइम की, क्या शानदार बिल्डिंग है। हमने कहा लिफ्ट है, बोले लिफ्ट। ऊपर क्लास होती है, हाँ। हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, हाँ है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी टांग नहीं है, बोले हाँ है। तो ऊपर कैसे आते हैं, बोले उनके 4 दोस्त उठा के ले जाते हैं। सीरियसली, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। क्लास का 4 लोग उठा के ले आते हैं। उसकी डिग्निटी का क्या होगा, उस बच्चे की डिग्निटी का क्या होगा। आज ये विश्वविद्यालय एक हैंडीकैप बच्चे को एक लिफ्ट नहीं दे सकता, एक हमारी महिला छात्राओं को, महिला फैकल्टी को, महिला स्टाफ को टॉयलेट नहीं दे सकता। किस बात के बहाने हम, क्या विजन हम दे रहे हैं, ये सब ठीक करना है। इस सब के ऊपर पैसा खर्चा करना होगा, करेंगे। सो पहला है कल्चर, सेकंड है रिसोर्सेस। मैं एक हॉस्टल में गया, नीचे फर्श से सीपेज हो गई, 90 साल पुराना। केरला साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने भी देखा है वो हॉस्टल। क्या हालत है उस हॉस्टल की। हम में से कोई भी अपना बच्चे को उस कमरे में रखना चाहेगा? आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं जाकर के उस हॉस्टल के हाल देखिए। अब बच्चे रहने, स्टूडेंट्स रह रहे हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी इज वी हैव टू ब्रिंग मनी, वी हैव टू फिक्स आवर बिल्डिंग्स, वी हैव टू बिल्ड मोर हॉस्टल्स। अगर हमें नेशनल इंस्टीट्यूशन बनना है, जो शायद हमारा कैरेक्टर था, आज किसी ने कहा साउथ इंडिया में लोग जानते नहीं है, मैं सहमत नहीं हूं। केएन राय साहब के सामने, जब केएन राय साहब वहां स्टूडेंट थे, उस समय इनके साथ ज्यादा साउथ इंडियंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते थे। रुड़की में उतने साउथ इंडियंस नहीं थे जहां का मैं स्टूडेंट। सही कह रहे हैं। जब नोरिया साहब यहाँ पर स्टूडेंट थे, कितने लोग साउथ इंडिया से आते थे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। ये विश्वविद्यालय पूरे देश से स्टूडेंट अट्रैक्ट करता था। हर स्टेट का जो है यहाँ पर कोटा रखा, वो विजन थी। आज कर्नाटक की लड़की कैसे आएगी अगर उसको मैं कमरा नहीं दूंगा हॉस्टल में। बिगेस्ट नेशनल